अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस बट। आज संडे है और पिछले हफ्ते की क्रिप्टो मार्केट में होने वाली बहुत सी डेवलपमेंट्स थी। ऑलमोस्ट डेली मैं आपको पिछले हफ्ते भी रोज़ के रोज़ अपडेट करता आ रहा था। लेकिन मैं चाह रहा था पिछले हफ्ते की कुछ ऐसी अपडेट्स जिनका शायद आने वाले वक्तों पे क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, उन उस सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ अपडेट्स को आपके साथ दोबारा रिमाइंड करवाऊँगा आप लोगों को। दूसरा आज की भी पिछले 24 घंटे की 1-2 डेवलपमेंट्स हैं, जो मैं चाहता हूँ उसको भी शेयर करना चाहिए, वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। लास्ट में जाके एक विज़डम, एक सोच, एक थॉट वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अ, आपसे कुछ सीखने की कोशिश करूँगा और जो कुछ मेरे पास है, वो आपके साथ डिलीवर करूँगा। लेकिन सबसे पहले पिछले हफ्ते की जो वीकली अपडेट्स थी, उनमें सबसे बड़ी जो न्यूज़ पिछले हफ्ते की थी, अच्छा ये मैं आपको बताता चलूँ, पिछले हफ्ते की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन ये वाला हफ्ता इस माह का सबसे ज़्यादा वोलेटाइल हफ्ता हो सकता है, क्योंकि 27 और 28 पाकिस्तानी टाइम मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है जब होगा, मैं चूँकि अभी नेक्स्ट वीक स्टार्ट होना है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा एग्ज़ैक्टली पाकिस्तानी टाइम में एफओएमसी की मीटिंग होनी है। और इस हफ्ते क्रिप्टो मार्केट को कहा जा रहा है कि इस मंथ की सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको ये जो वीक स्टार्ट होगा उस वीक में नज़र आएगी। लेकिन पिछले हफ्ते की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, वो थी टेस्ला की क्वार्टर 2 की रिपोर्ट। गो के टेस्ला ने बीटीसी सेल नहीं किया था, लेकिन उसकी जैसे ही एसईसी में उसने अपनी अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने टेस्ला ने जब अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करवाई, तो उस रिपोर्ट में उसने अनाउंस किया कि उसने अपने 75% बिटकॉइन होल्डिंग इवन लॉस में उसने सेल कर दिया। उस वजह से मार्केट में एक पैनिक आया और प्राइस जो अच्छी खासी रैली पकड़ रही थी, सारी क्रिप्टो मार्केट इवन आल्ट सीजन भी साथ साथ ही पंप करता नजर आ रहा था, वो एकदम उसको उसमें ठहराव आ गया। तो ये मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते की सबसे बेस्ट और ऐसी न्यूज़ थी जिसका मैं चाहता था आपको रिमाइंड करवाना बहुत ज़रूरी है। ये इस वजह से मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ, क्योंकि टेस्ला ने बेच तो दिया लॉस में अपना 75% बिटकॉइन होल्डिंग जो है, लेकिन साथ उन्होंने ये भी इरादा किया है कि हम बिटकॉइन को आइंदा आने वाले वक्तों में बेस्ट अपॉर्चुनिटी समझ के, यानी बेस्ट प्राइस पे, चीप प्राइस पे वो खरीदने की कोशिश करेंगे। जो साबका टेस्ला की बाइंग थी, ऑन एवरेज उनकी बाइंग बनती थी ऑलमोस्ट 33,000। तो इस वक़्त अभी भी वो चाहें तो ऑलमोस्ट 22,000 पे सेल हो रहा है, तो वो चाहें तो बीटीसी मज़ीद सस्ता खरीद सकते हैं, लेकिन अभी वो नहीं खरीद रहे हैं। ऑब्वियसली उनका आउटलुक है कि जब तक ये 5-6 माह का जो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स चेंजेज़ हैं, वो बेहतर नहीं होते हैं, उस वक़्त तक शायद वो क्रिप्टो मार्केट में एंट्री ना डालें। लेकिन अगर एंट्री डाली, तो ऑब्वियसली मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगा और उसका क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी दोबारा इफ़ेक्ट होगा, प्राइस जो है वो अच्छी खासी पंप कर सकती है। अच्छा, दूसरी इस पिछ गुज़रे हफ्ते की जो दूसरी बड़ी न्यूज़ थी, फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने इनसाइडर ट्रेडिंग के गिर्द दायरा जो है वो तंग किया और कोइन बेस का एक साबका एम्प्लॉयज़ था, ईशान माही मेरा ख्याल है, उसको उसने अरेस्ट किया। मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर भी की थी। इसके एक तो ये है कि एसईसी ने साथ कुछ 9 के करीब क्रिप्टो एसेट से उनको सिक्योरिटी डिक्लेयर कर दिया। वो मैं आपको नाम बता देता हूँ। जब मैंने ये न्यूज़ इनसाइडर ट्रेडिंग की आपके साथ शेयर की थी, तो क्रिप्टो टोकन्स का मैंने आपको नहीं बताया था। अभी बता देता हूँ ताकि आपने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की है या इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं, तो इस न्यूज़ को ज़हन में रख के करिएगा। जो एसईसी ने किया है वो पावर लेजर का टोकन है पावर, दूसरा क्रोमाटिका का क्रोम, डीएफएक्स फाइनेंस का टोकन है डीएफएक्स, इसी तरह एम्प का टोकन है एएमपी, रैली का टोकन है आरएलआई और रारी रारी एक मेरा ख्याल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसका गवर्नेंस टोकन था आरजीटी उसको। इसके अलावा डीडीएक्स को, एलसीएक्स को और एक्सवाईओ को, ये वो सारे टोकन हैं जिसके हवाले से अगर आपने की है इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं, तो इसको जेन में रखना है। एसईसी जिसको सिक्योरिटी डिक्लेयर कर देता है, वो कितना ही ब्लू चिप प्रोजेक्ट क्यों ना हो, उसका बेड़े गर्क हो जाता है। एक्सआरपी का आपके सामने है, रिपल का ऑलरेडी आपके सामने है एक्सपीरियंस। अच्छा, दूसरा इसका इम्पैक्ट आने वाले वक्तों में मुझे ये नज़र आ सकता है को इससे एक तरह का मार्केट में मैसेज क्या है, जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट ओनर हैं उनको एक मैसेज गया है कि भाई आपने इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपने इमोरलिटी अगर क्रिप्टो मार्केट में भी आप दिखाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कानून की गिरफ्त से आप दूर हैं, कानून आपको पकड़ सकता है। तो ये एक तरह का बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है
मेरी नज़र में तो ये एक तरह का पॉजिटिव मैसेज है। इससे जो मार्केट में एक थोड़ा-सा फ़ियर होगा इनसाइडर ट्रेडर जो हैं उनके लिए, और ये एक तरह की पॉजिटिव न्यूज़ है। अच्छा, तीसरी पिछले हफ्ते की बड़ी न्यूज़, थ्री एरोज़ कैपिटल्स के जो फाउंडर हैं, सू ज़ू क्या उनका नाम है, उनके और साथ उनका जो को-फाउंडर था, थ्री एरोज़ कैपिटल, वो उन्होंने ब्लूमबर्ग को अपना इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में उनके हवाले से बहुत सी इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा रही थी। तो इसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया। एक तो उन्होंने कहा, इस बात को माना कि उनका टेरा लूना के क्रैश में अच्छा खासा उनका भी स्टेक था टेरा लूना के अंदर। डू क्वान के साथ उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट भी थे बकौल उनके इंटरव्यू के, और साथ उनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे कि इन्होंने थ्री एरोज़ कैपिटल में से बहुत पैसा निकाला, इन्होंने कहा हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बल्कि वो तो ये कह रहे थे कि टेरा लूना के जब कोलैप्स हो गया तो फिर भी हमें कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं था, हमारा सिस्टम चल रहा था। हमारा सिस्टम असल डैमेज हुआ है जैसे बीटीसी की प्राइस 30,000 से 20,000 पे की रेंज में ट्रेड होना शुरू हो गई। उसके बाद हमारे लिए लिक्विड रहना और हमारे लिए अच्छी तरह परफॉर्म करना जो है वो मुश्किल हो गया। तो ये भी पिछले हफ्ते की एक बिग न्यूज़ थी सोशल मीडिया पे, जिसके ऊपर अच्छी खासी टॉक हुई। और चौथी न्यूज़ मैं जिसको सेलेक्ट किया पिछले हफ्ते की जो बड़ी न्यूज़ है, वो है माइनक्राफ्ट ने अपने एनएफटी प्रोजेक्ट को जो है बैन कर दिया। मेरा ख्याल है अगर वो बैन ना करते तो ये बहुत बड़ी एक बुलिश न्यूज़ थी क्रिप्टो मार्केट के लिए, क्योंकि माइनक्राफ्ट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो अगर वहाँ पे एनएफटी क्रिएशन प्रोजेक्ट के ऊपर काम होता रहता तो एनएफटी के लिए ये बड़ी बुलिश न्यूज़ थी। प्ले टू अर्न मॉडल्स की जितने क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, उनका जो नैरेटिव है उसके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ थी अगर ये इसको कंटिन्यू करते। अभी उन्होंने फ़िलहाल उसको बैन किया है, जो ऑलरेडी मैं आपके साथ ये न्यूज़ भी शेयर कर चुका हूँ। उन्होंने कहा जी कि एनएफटीज़ अगर कोई हम इस तरह का सेटअप करेंगे तो जो हमारी फेयर गेम प्ले वाली पॉलिसी है उसके अगेंस्ट है, क्योंकि जिसके पास पैसा होगा वो स्ट्रॉन्ग एनएफटी बाय करेगा, जिनके पास नहीं होगा तो उनके साथ फिर वो कैसे कम्पीट कर सकेंगे। तो इस वजह से और 2-4 इन्होंने कहा फिर मार्केट में गैम्बलिंग आ जाती है, स्पेकुलेशन आ जाती है। तो इन 4-5 वजूहात को बुनियाद बना के उन्होंने एनएफटी प्रोजेक्ट को बैन कर दिया है। और साथ मैंने अपना एनालिसिस भी दिया था। मेरा मानना ये था कि माइनक्राफ्ट का फ़िलहाल फ़ैसला तो ये है, लेकिन ये फ़ैसला मुझे ज़्यादा देर जो है वो स्टे करता नज़र नहीं आता, क्योंकि आपको बहुत सी ऐसी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको एक वक़्त में क्रिप्टो मार्केट को फ़ारग करवाते नज़र आते हैं, लेकिन चंद सालों बाद जब मार्केट फिर मोमेंटम पकड़ती है, ग्लोबल अडॉप्शन होती है, तो उस वक़्त यही जो इंस्टीट्यूशंस हैं, रवायती इंस्टीट्यूशंस, वो मजबूरन अपने सर्वाइवल के लिए दोबारा एंट्री जो है क्रिप्टो मार्केट में डालते हैं। ठीक है? और पाँचवीं न्यूज़ अमेज़न डॉट ईथ ओपन सी के ऊपर ये जो इथेरियम नेमिंग सर्विस जो है उसकी डोमेन ये किसी ने बाय की थी अमेज़न डॉट ईथ। तकरीबन $1 मिलियन की इस बंदे को इस डोमेन की ऑफ़र हुई है, लेकिन इसने पिछले हफ़्ते इसको ऑफ़र हुई थी, लेकिन इसने रिजेक्ट कर दिया। ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ? जो लोग डोमेन की बाइंग सेलिंग से प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, मतलब ऐसी डोमेन ले लेते हैं जो वो समझते हैं कि आने वाले वक्तों में वो डोमेन जो है वो उसका उसकी पॉपुलैरिटी हो सकती है। कोई ख़ुसूसन लोग जो करते हैं ब्रांड नेम की डोमेन्स बाय करते हैं। जैसे ये पता नहीं अमेज़न डॉट ईथ है। अब ये अमेज़न वालों ने तो नहीं बाय की है, लेकिन किसी न किसी इन्वेस्टर ने ओपन सी पे या ईएनएस की जो अपनी वेबसाइट है वहाँ से ये डोमेन बाय कर ली, और डोमेन बाय कर ली। जब किसी ने अमेज़न फॉर एग्ज़ाम्पल उसने बाय करनी है तो उसने अमेज़न ने इसके साथ कॉन्टैक्ट किया होगा। तो ये एक तरह की अपॉर्च्युनिटी है जो अ, ना जो रवायती हमारी नेमिंग सर्विसेज़ हैं, जो डोमेन है, उनके साथ-साथ अगर आप ईएनएस की अच्छी-अच्छी डोमेन्स भी ढूँढ के होल्ड कर लें, मतलब आप इल्म आलम डॉट ईथ की तो मैंने ऑलरेडी बाय की है। आप वक़ार ज़का के हवाले से कर सकते हैं। मुमकिन है पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा हो, क्रेज़ी बंदा, जिसको वक़ार ज़का के साथ जो है वो बहुत चाहत हो और वो वक़ार ज़का के नाम पे आपको $1,00,000 भी ऑफ़र करवा दे। इसी तरह पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं, इमरान खान डॉट ईथ, ये भी आप इस तरह की मतलब मुख्तलिफ़ आइडियाज़ आप यहाँ से लें और उन आइडियाज़ की आप जो है डोमेन बाय करके रख लें। ओपन सी पे भी आप बाय कर सकते हैं, ईएनएस की अपनी वेबसाइट भी है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ये चीज़ गारंटी नहीं है, बट इट ऑल डिपेंड ऑन योर लक कि आप कोई डोमेन बाय करते हैं
किसी बड़े अमीरज़ादे की, किसी शौकीन बंदे की, किसी फ़ैन की नज़र आपकी उस डोमेन पे पड़ जाए और वो कहे नहीं यार ये डोमेन मेरे पास ही होनी चाहिए, तो वो आपको मुँह बोली रकम जो है वो दे सकता है, ठीक है? अगर मैं बीटीसी का वीकली चार्ट देख रहा था, अ, पीछे अगर ये 200 वीकली मूविंग एवरेज को देखा जाए, तो वीकली चार्ट पे नज़र आता है कि पिछले गो के आपको ये जो अ, जुलाई का महीना थोड़ा-सा बुलिश नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो 200 वीकली मूविंग एवरेज की लाइन है, उसको ब्रेक किया इस हफ्ते, ये जो हफ्ता गुज़रा है, इस हफ्ते बीटीसी के मार्केट ने उसको ब्रेक किया, लेकिन अभी भी उस लाइन के नीचे ट्रेड हो रही है। अगर इसको डेली चार्ट पे देखें, तो डेली चार्ट पे आपको, बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, डेली चार्ट पे बीटीसी की प्राइस जो है, वो करीब-करीब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो इसके ऊपर गई थी, लेकिन उसके बाद नीचे आ गई है, लेकिन वीकली जो कैंडल है, वो इसके ऊपर अगर ऊपर बनेगी, तो टेक्निकली देखा जाए तो अगला वीक जो है क्रिप्टो मार्केट का वो बुलिश ही हो सकता है। लेकिन चूँकि इस लाइन से नीचे इस ये जो लाइन है रेजिस्टेंस बनी हुई है, और अगर इस लाइन को ब्रेक करके अगली जो कैंडल बनेगी वीकली, वो ऊपर नहीं बनती है और साथ आगे एफओएमसी की मीटिंग भी आ रही है, तो बिटकॉइन और सारी क्रिप्टो मार्केट जो है वो दोबारा क्रैश कर सकती है। अच्छा, ये मैं किसी एनालिस्ट ने एक टॉप 10 जो व्हेल्स हैं जिनको वो वॉच कर रहा था। ये नहीं है कि ये सिर्फ इस वक्त क्रिप्टो मार्केट के यही 10 वो वॉलेट हैं, बल्कि जिन 10 व्हेल्स को वो फॉलो कर रहा था, जिनमें से हर जो व्हेल है, हर जो बड़ा सरमायादार है, उसका मिनिमम बैलेंस जो है वो $10 मिलियन से ज़्यादा का है। एक तो ऐसी बिग व्हेल है जिसका जो टोटल बैलेंस है वो 184 मिलियन है। ठीक है? मतलब कम से कम 10 मिलियन और ज़्यादा से ज़्यादा 184 मिलियन का जो बैलेंस है बिग व्हेल्स का उनका। अब उसने क्या शेयर किया है, इन जो बिग व्हेल्स हैं, उनके बिहेवियर को वॉच करने से आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि ये जो बिग व्हेल्स होती हैं, ये ऐसे ही रैंडमली इन्वेस्टमेंट नहीं डालती, इनकी कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। मार्केट में इसको एक और टर्म से याद किया जाता है, स्मार्ट मनी। ये जो बिग व्हेल्स होती हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट को एनालिस्ट जो है वो स्मार्ट मनी कह के वॉच करते हैं। वो जहाँ पे एंट्री डालते हैं, तो नॉर्मली जो एनालिस्ट होते हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे डालें, क्योंकि फॉलो द स्मार्ट मनी। तो आप अगर स्मार्ट लोगों को फॉलो करेंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो भी स्मार्ट हो सकती है। इस हवाले से एक चीज़ मैं आपको बताना लाजमी चाहूँगा कि नॉर्मली जो स्कैमर्स हैं, अगर आप स्मार्ट पीपल के लोगों के वॉलेट्स को फॉलो करते हैं, तो स्कैमर क्या करते हैं, उनके वॉलेट पे फ्री जो टोकन्स अपने सेल करते हैं, फ्री एनएफटीज उनके वॉलेट पे सेंड करते हैं। आप समझते हैं कि यार ये स्मार्ट लोगों के वॉलेट में अगर ये टोकन शो हो रहा है, तो शायद ये उन्होंने खरीदा होगा। नहीं, आपने ये मेक श्योर करना है, स्कैमर्स इस और फ्रॉडस्टर इस तरह करते हैं, आप उन टोकन की वेबसाइट पे जाके वहाँ पर भी अपना वॉलेट कनेक्ट करके अपना वॉलेट हैक कर सकते हैं, या आप उनका टोकन खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद पता चलता है उसके टोकन की तो वर्थ ही कोई नहीं। वो जितने आप पैसे डालते हैं वो उनके वॉलेट में जा रहे होते हैं। तो आपने जब कभी भी स्मार्ट लोगों को फॉलो करना है, तो ये केयरफुली देखना है कि उन्होंने बाकायदा उस टोकन को बाय किया है, या कि उनके अकाउंट में किसी ने क्रेडिट किया है। अगर क्रेडिट किया है तो उन टोकन्स को आपने फॉलो नहीं करना। अगर उन्होंने बाइंग की है, तो फिर उनकी सारी बाइंग सेलिंग एक्टिविटी आपको उनकी जो वॉलेट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वहां पे डिस्प्ले हो रही होगी। अच्छा, एक चीज जो वॉच करने वाली है, मैं बड़ा हैरान हुआ जिस वजह से मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन्होंने जो जितने ये 10 के 10 जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, जो बिग वेल्स हैं, उन्होंने कौन कौन सी चेन में इन्वेस्टमेंट की है, वो उसका भी एक जायजा लिया गया। ऑलमोस्ट 10 के 10 ने इथीरियम में इन्वेस्टमेंट की है। कई ऐसे स्मार्ट मनी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 100% सिर्फ की ही इथीरियम या इथीरियम के ऊपर लॉन्च होने वाले टोकन्स हैं। एक तो आपने ये देखना, दूसरा इन्होंने बीएनबी में 10 में से 2 ऐसे बिग वेल्स हैं जिन्होंने बीएनबी पे किया है। ये ऐसे वैसे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि बीएनबी अगर टीवीएल के हिसाब से देखा जाए, टोटल वैल्यू लॉक्ड अगर देखा जाए, तो बीएनबी इथीरियम के बाद दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन इथीरियम के बाद जो दूसरी बिग वेल्स की फेवरेट चेन थी वो आर्बिट्रम, और आर्बिट्रम ये भी यूं समझ लें कि इथीरियम का लेयर 2 सोल्यूशन है। इसी तरह ऑप्टिमिज्म, ये भी इथीरियम का लेयर 2 सोल्यूशन है। यानी जो बिग वेल्स हैं, ये 10 बिग वेल्स जिनकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ,
इनकी फेवरेट जो क्रिप्टो चेन है वो इथेरियम है, या इथेरियम से रिलेटेड जो चेन्स हैं या क्रिप्टो टोकन्स हैं उसके। उसके बाद ये पॉलीगॉन, ये भी इथेरियम का लेयर 2 है। इसके अलावा फैंटम में 2 ट्रेडर्स ने 2 आउट ऑफ 10 2 ने उसमें किया है। इसके अलावा एवलांच में 4 जो बिग वेल्स हैं, एवलांच में वो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। इसी तरह क्रोनस में 1 बिग वेल ने किया है। फिर उसके बाद मैटस, मून रिवर, बीम। अच्छा, एक चीज़ मैं बड़ा हैरान था, ये जो बिग वेल्स हैं, ना इन्होंने पोल्का डॉट में कोई इन्वेस्टमेंट किया है, ना इन्होंने सोलाना में कोई की है, ना इन्होंने कार्डानो में की है। ये जो बड़े एस्टैब्लिश ब्लू चिप प्रोजेक्ट हैं, उनमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। यही वजह मैं आपको कह रहा था कि ज़रूरी नहीं कि आपने इसको बेस बना के आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। मार्केट में और बहुत सी बिग वेल्स हैं जिनके पास, इनके पास तो लेस देन 10 मिलियन का बैलेंस है ना। कई ऐसे बिग वेल्स हैं जिनके पास 500 मिलियन का कम से कम बैलेंस होता है। तो उनको वॉच करना, उनको डाइवर्सिफाई करना, वो भी आपने ओवरव्यू करना है। अच्छा, साथ इनका जो स्टेबल कॉइन का बैलेंस है वो मैं देख रहा था 28.5% इन्होंने अपना जो पोर्टफोलियो है उसको उन्होंने स्टेबल कॉइन में रखा हुआ है। और उसकी समझ भी आती है क्योंकि आपको पता है बेयर मार्केट है, तो उन्होंने स्टेबल कॉइन को रखा हुआ है ताकि वो जब जब कभी उनको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको बाय करें। अच्छा, इस ये जो टेबल शेयर किया है उसमें एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। ये जो बिग वेल्स हैं ये फार्मिंग कर रही हैं, यानी वो टोकन और उसका डेरिवेटिव, उसका जो पेग टोकन है, ये नॉर्मली जो फार्मिंग करने वाली यानी लिक्विडिटी पूल में लिक्विडिटी प्रोवाइड करके जो फार्मिंग हम लोग करते हैं फॉर एग्जांपल इथेरियम यूएसडीटी या इथेरियम यूएसडीसी या बीएनबी बीयूएसडी, इस तरह के जब यानी एक साइड पे वोलाटाइल टोकन होता है और साथ उसका पेयर बनाया जाता है स्टेबल कॉइन के साथ, उससे इम्परमानेंट लॉस हो जाता है। तो ये जो स्मार्ट पीपल हैं ये बड़े चालाक होते हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइड करके जो यील्ड जो फार्मिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं सिर्फ वो वाला टोकन जिसका डेरिवेटिव है। जैसे इथेरियम है तो इथेरियम का पेग टोकन कौन सा है, डब्ल्यू इथेरियम या एस टी इथेरियम। इस तरह बीटीसी और डब्ल्यू बीटीसी, यानी अगर ये दोनों टोकन पेज टोकन है, यानी अगर एक टोकन डाउन होगा तो दूसरा भी डाउन होगा, एक अप होगा तो दूसरा भी अप होगा। ये इन्होंने क्यों किया है, क्योंकि ये इम्परमानेंट लॉस से बचना चाहते हैं। जो लोग लिक्विडिटी प्रोवाइड करने वाले हैं उनको इस बात का अंदाजा होगा कि जब वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं इस तरह की, जिसमें एक दो वोलाटाइल करेंसीज होती हैं या एक वोलाटाइल करेंसी और दूसरी स्टेबल कॉइन होती है, उनको कितना ज़्यादा इम्परमानेंट लॉस हो सकता है। तो ये आपने एक तरह का इनके वॉलेट से ये भी मैसेज लेना है कि ये जो स्मार्ट पीपल हैं इनकी कोशिश होती है कि अगर वो फार्मिंग करें तो उस तरीके से करें जिस तरीके से उनको इम्परमानेंट लॉस ना हो। अगर आप सोच रहे होंगे कि यार ये इम्परमानेंट लॉस क्या होता है, आप यूट्यूब के ऊपर लिखें इल्मे आलिम इम्परमानेंट लॉस, तो इस हवाले से 2-4 मैंने वीडियोस बनाई हैं, आपको समझें उसको कि इम्परमानेंट लॉस क्या होता है। और अगर आप इम्परमानेंट लॉस को अंडरस्टैंड कर लें तो आप ये जो आपके टोकन्स पड़े हुए हैं, पड़े पड़े आप उसकी फार्मिंग करके मजीद टोकन अर्न कर सकते हैं। अच्छा जी, अब पिछले 24 घंटे की कुछ अपडेट्स हैं वो शेयर करके आज की वीडियो को एंड करूँगा। एफटीएक्स के जो ओनर हैं, फाउंडर हैं बैंक्समैन फ्रीड, उन्होंने अभी दोबारा एक इंटरव्यू दिया है मेन स्ट्रीम मीडिया को, और उसमें उन्होंने कहा कि हम इस वक्त वॉयजर कैपिटल के साथ एक जाइंट प्रपोजल के ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि हम वॉयजर, चूँकि आपको पता है बैंकरप्ट हो चुका है, तो उन्होंने अपनी विड्रॉवल भी रोक दी थी। जो जो क्रेडिटर्स थे वो परेशान थे कि हमारे फंड्स का क्या होगा। तो ये जो जाइंट एक तरह का वेंचर कर रहे हैं, इससे ये होगा कि एफटीएक्स जो है, जितने इनके क्रेडिटर्स हैं वॉयजर कैपिटल के, उनको वो पे करने का मतलब इरादा रखते हैं। लेकिन वो किस तरीके से करेंगे, वो कहते हैं जी कि अगर आप वॉयजर कैपिटल में आपके फंड्स पड़े हुए थे, आप एफटीएक्स को ज्वाइन करें, उसके बदले जो आपकी अर्ली इन्वेस्टमेंट होगी उसका बाकायदा ज़ाहिर बात है अकाउंटिंग करेंगे, उसका ऑडिट करेंगे वॉयजर कैपिटल के इन्वेस्टर्स का। तो उनका जो उनकी अर्ली इन्वेस्टमेंट होगी वो एफटीएक्स उनको रिटर्न करेगा। और साथ उसने एफटीएक्स ने कहा है कि जब जो बंदा हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, वो बंदा देखिए विद एन ओपनिंग बैलेंस फंडेड बाय अर्ली डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी अर्ली डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसका एक पोर्शन आपको आप क्लेम कर सकते हैं एफटीएक्स से।
और कस्टमर जो है वुड भी अच्छा जब आप एफटीएक्स में अकाउंट बनाएंगे, आपके अकाउंट में फंड्स वो क्रेडिट कर देंगे जितने आपके हिस्से में आएंगे, तो उन उस पर आपकी मर्जी है, चाहे आप उसको इमीडिएटली विदड्रा करवा लें और चाहे आपकी मर्जी है तो आप उससे एफटीएक्स में डिजिटल एसेट्स वगैरह बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम अगस्त के स्टार्ट में ही ये सारा पूरी उम्मीद है कि हमारा ये जो प्रपोजल है वॉयजर कैपिटल के साथ वो फाइनलाइज हो जाएगा, अगर होगा तो ऐसा। दूसरा दूसरा उन्होंने कहा जी हमारा जो गोल है प्रपोजल का वो ये है कि हम जो मार्केट के कुछ ऐसे इंसॉल्वेंट क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स उन बिजनेसेस को थोड़ा सा सहारा दें। मेरा ख्याल है ये एक तरह का मैसेज है। आपको पता है बाइनांस भी सपोर्ट कर रहा है, पिछले दिनों तो जस्टिन सन के बारे में भी मैंने आपको बताया, वो भी कहता है कि क्रिप्टो के मार्केट के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हमारे साथ कॉन्टैक्ट में है कि भाई हमें सपोर्ट करें। तो ये आ जाता है तो वो कहते हैं दैट विल अलाउ कस्टमर्स टू ऑब्टेन अर्ली लिक्विडिटी एंड क्लेम पोर्शन ऑफ देयर एसेट्स विदाउट। दूसरा इन्होंने कहा है कि भाई अगर वॉयजर कैपिटल हमारे साथ तो एग्रीमेंट करे, इसके अलावा जो उन्होंने थ्री एरोज कैपिटल से फंड्स वगैरह लेने हैं वो उसको कंटिन्यू करे, अगर उधर से मिल जाते हैं तो वो उनके यूजर्स और वॉयजर कैपिटल का बोनस होगा। ठीक है, अगली बड़ी डेवलपमेंट गो के ये न्यूज़ पुरानी है, ऑलमोस्ट कल की ये अपडेट थी, लेकिन ये अपडेट जो है शायद आने वाले वक्तों में क्रिप्टो मार्केट और दुनिया की सारी मार्केट्स और सोसाइटीज़ को इम्पैक्ट करे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कल अनाउंसमेंट की इमरजेंसी की, एक नया वायरस जो है वो यूरोप में फैल रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, मनी पॉक्स उसका नाम है। क्योंकि है ये बहुत पुराना, लेकिन अब उसकी रैपिड ग्रोथ हो रही है यूरोपियन ममालिक के अंदर। कहा यह जा रहा है कि ज़्यादातर ये जो गे सोसाइटी है, यानी जिसमें मर्द एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं, तो उनके ज़रिए उनमें ये ज़्यादा वायरस जो है वो पाया जाता है। ज़्यादा जानलेवा नहीं है, ज़ख्म बनते हैं, जो पिंपल्स हैं वो बॉडी पे बनते हैं, 2-3 हफ्तों के बाद वो खुद ही चला जाता है। लेकिन बाज़ लोग जो हैं वो जानवर नहीं हो रहे। अफ्रीका में तो बाकायदा अमवात भी रिपोर्ट की गई हैं। बहरहाल जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी दुनिया को उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है कि इस हवाले से जो है इक़दामात करें। अगर आपके ममालिक में इस तरह के केसेस आते हैं तो वो हमको रिपोर्ट करें ताकि हम डाटा इकट्ठा करें। खुदा ना खास्ता। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ, सिर्फ ग्रे कम्युनिटी नहीं, इसके अलावा ये जानवरों से इंसानों में और एक इंसान से दूसरे इंसानों में, ज़रूरी नहीं कि एक मर्द दूसरे मर्द से सेक्स करे तो ही होता है। अगर किसी में है तो वो और भी तरीके हैं, एक इंसान दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो ये वायरस का इफ़ेक्ट है, गे कम्युनिटी में रिपोर्ट किया गया है, उनमें ज़्यादातर है। तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया। दूसरा इसके हवाले से आपने वैसे कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको शेयर करूँगा, लेकिन खुदा ना ख़ास्ता अगर ये एक पैंडेमिक की सूरत इख्तियार कर जाता है, वो कि ऐसा मुश्किल लगता है, अगर ऐसा कर सकता है, तो ये इंसानियत के लिए, दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि ऑलरेडी कोविड के असरात से दुनिया बाहर नहीं निकली है। अभी तक दुनिया की सारी इकोनॉमी जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, मैं गरीबों की तो वो तो बेचारे उनके तो हालात ही अ, डिस्कस करने वाले नहीं हैं। जो अमीर ममालिक थे उनके अंदर भी जो हिस्टोरिकल महंगाई के डाटे हैं, जो स्टेटिस्टिक्स हैं, वर्स स्टेटिस्टिक्स हैं उनके। तो ये सारा अगर कोई और नया आउटब्रेक हो जाता है इस तरह का, तो ये बहुत बुरी न्यूज़ होगी। ठीक है, लास्ट में यह पिक्चर देखें, जो मैं आपको कह रहा था ना, विजडम कुछ आपसे लेंगे, कुछ आपको शेयर करेंगे। इस पिक्चर में आप क्या मैसेज आपको नज़र आ रहा है कि इस बंदे के ऊपर ये जो सेंटर में खड़ा है, सिर्फ इस वजह से तनकीद की जा रही है क्योंकि वो औरों से मुख्तलिफ है, क्योंकि वो दूसरों से मुख्तलिफ है। सम टाइम आप किसी पर तनकीद करते हैं या आप तनकीद का हदफ बनते हैं, तो उसकी वजह सिर्फ ये नहीं होती कि वो बात गलत कर रहा है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि तनकीद आप किसी पे इस अंदाज से भी करते हैं या आप पे कोई इस वजह से भी तनकीद कर रहा होता है क्योंकि आप उनसे मुख्तलिफ हैं। इसको आम अंदाज में यूँ समझ लें कि फ़र्ज़ करें कि 5 भाइयों की हाइट जो है वो अगर 6-6 फुट से ज़्यादा है, अगर एक उनका भाई ऐसा पैदा हो जाता है जिसकी 5 फुट हाइट या 5 फुट 6 इंच हो जाती है, 5 फुट 5 इंच हो जाती है या 5 फुट हो जाती है, जितनी ज़्यादा जो दूसरे भाइयों से मुख्तलिफ होगी, दूसरी फैमिली मेंबर से मुख्तलिफ होगी, उतना वो ज़्यादा ज़रा-सा डिफरेंट नज़र आएगा। तो ये इसका मैसेज क्या है? इसका मैसेज क्या है कि हम लोग एज़ अ सोसाइटी
अपनी एक सोसाइटी, एक नॉर्मेलिटी का फ्रेमवर्क बना लेते हैं। बेशक कोई सोसाइटी है, बेशक कोई घर है, बेशक कोई मोहल्ला है, बेशक कोई फैमिली है। हम अपने हर चीज़ के अंदर एक नॉर्मेलिटी का फ्रेम डिफाइन कर लेते हैं, और जब कोई उस फ्रेम से अलग होता है तो हमें ये थ्रेट नहीं होता कि यार ये अलग हुआ है, ये अलग होके बुरा कर रहा है या अच्छा कर रहा है। हमारा फर्स्ट इंप्रेशन, तनकीद की फर्स्ट वजह यही होती है कि वो हमसे अलग है। हमें ये देखना पड़ेगा, जो 5 भाई जिनके 6-6 फुट से ज़्यादा हाइट है और एक भाई जिसकी 5 फुट से ज़्यादा है, क्या वो भी उसी तरह नहीं जी रहा जैसे वो बाकी 5 जी रहे हैं? क्या वो उसको भूख नहीं लगती? उनको भी लगती है। क्या अगर वो धूप में सारे खड़े हों, तो पाँचों को ज़्यादा धूप लगेगी, उसको कम लगेगी? ऐसा नहीं है। अगर पानी में जाएँगे, तो सबकी जिस्म जो है वो गीले होंगे। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में, जो नेचर है, नो नेचर हमारी ये जो नॉर्मेलिटी का फ्रेमवर्क है, उसको नहीं देखती। हमारा तनकीद का अंदाज़ जो है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि कोई हमसे कितना मुख्तलिफ है, बल्कि ये होना चाहिए कि अगर वो मुख्तलिफ है, तो क्या वो हमसे बेहतर तो नहीं है? क्या वो, मतलब इसका हमें जजमेंट करनी पड़ेगी। इसको हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर ये बंदा मुख्तलिफ हो गया है, स्टेटस को से बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया है, तो मुख्तलिफ होके क्या वो हमसे बेहतर परफॉर्म तो नहीं कर रहा? तो अगर वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो हमें भी वो जो हमें डिफरेंस, जो इख्तलाफ नज़र आ रहा है, हमें भी उसको ज्वाइन करना चाहिए। और अगर तो उसके इख्तलाफ की वजह से उसको नुकसान हो रहा है, या उसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है, तो फिर आपकी तनकीद जायज़ है। फिर ये तनकीद, आप ये कह लें कि इसको तनकीद बराए इस्लाह, एक तनकीद बराए तनकीद, कि भाई सिर्फ वो हम हमारे जो नॉर्मेलिटी का फ्रेमवर्क है, एक बंदा जो बिल्कुल, अब मैं थोड़ी देर के लिए आपको कहता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जिसमें जो बंदा पैदा होता है उसकी एक आंख होती है। अचानक एक उस घर में एक बच्चा पैदा हो जाए जिसकी 3 आंखें हो जाती हैं। तो भाई जो 3 आंखों वाला है उसको तो ज़्यादा नज़र आएगा ना, उसको उसका जो विज़न है, बाकी सारे मोहल्लेदारों से ज़्यादा ब्रॉडन होना चाहिए ना। लेकिन हम सब उसको गौर से देखेंगे। वी डोंट फील नॉर्मल, हम नॉर्मल फील नहीं करते, उसको देख के हमें नॉर्मैलिटी का एहसास नहीं होता। तो ये जो मैं आपके साथ पिक्चर के ज़रिए गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, ये एक्चुअली फूड फॉर थॉट है। अब अपनी-अपनी ज़िंदगियों में देखें कि आप जब किसी के बारे में कमेंट कर रहे होते हैं, या जब कोई आपके बारे में कमेंट कर रहा होता है, वो कितना इस फ्रेमवर्क्स, जो मैंने ये जो थॉट आपके साथ शेयर किया है, वो कितना इस फ्रेम के अंदर रह के वो आपके साथ ये सारा मामला हो रहा है। या आपने, आप सब ने, ये फूड फॉर थॉट है। जितना इस बारे में अपनी ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये जो मैं थॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उनको अपनी ज़िंदगियों के साथ इम्प्लीमेंट करें। अपने रवैयों के साथ, अपने हालातों वाक़यात उसका जायज़ा लें। आप जितना ज़्यादा इस बारे में सोचेंगे, उतना ज़्यादा अपनी सोच, अपनी फ़िक्र को मैच्योर करेंगे। ठीक है? ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।